हाँ जी स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन। देखो, इसमें हम रिडम्शन की बात नहीं करेंगे, वो अलग टॉपिक है। यहाँ पे केवल किसकी बात होगी? इश्यू ऑफ डिबेंचर की। ठीक है, देखो ये सप्लीमेंट ऑफ कैपिटल है। सप्लीमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब कैपिटल रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए पहला सोर्स तो होता है कैपिटल। कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर आप वहां से रेज नहीं करते हैं और आपको लगता है आपके मॉडल के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट, सस्ता जो सोर्स डेप्ट है आपकी कॉम्बिनेशन के लिए, तो आप उसको इश्यू कर सकते हैं। तो ये पूंजी का क्या है? पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट है। क्या है? सप्लीमेंट है। अगर फंड रेज करने में लागत, कॉस्ट के फैक्टर को ध्यान में रखा जाए तो ये, क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपके लिए क्या होता है? वित्त का सस्ता स्रोत होता है। क्या होता है? सस्ता, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन ये क्या है? रिस्की है, डेफिनेटली रिस्की है, क्योंकि इसमें आपको रिडम्शन करना पड़ता है। सर्टेन आपके पास ऑब्लिगेशन है और इनका आपकी एसेट्स के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो ये डिबेंचर, जो डिबेंचर आपके ट्रस्टी होते हैं, वो आपकी एसेट को जो है उसके अगेंस्ट में चार्ज लेके लिक्विडेट भी करवा सकते हैं आपको। ऋण पत्र से क्या बनता है? डिबेंचर से क्या बनता है? डिबेंचर होल्डर। और वो बिजनेस के ऑनर नहीं होते, क्या होते हैं? क्रेडिटर। और जो क्रेडिटर होते हैं उनके पास में कभी भी वोटिंग राइट, मताधिकार नहीं होता है। याद रखना क्या है? फोर फीचर, हरण। शेयर जो है, चाहे वो इक्विटी शेयर है, वो चाहे प्रेफरेंस शेयर है, अगर वो अपनी कॉल मनी का ड्यू टाइम पर पेमेंट नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो, अगर सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स में प्रोविजन है तो वो शेयर फॉरफिट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, डिबेंचर कभी फॉरफिट नहीं हो सकते। ये फॉरफिट हो सकता है, ये फॉरफिट हो सकता है। डिबेंचर कैन नॉट बी फॉरफिटेड, इनका हरण नहीं हो सकता। बात करते हैं कि नए कंपनी एक्ट में इस डिबेंचर का डिस्क्लोजर कैसे किया जाए। तो देखो, पहले डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। पहली बात तो आपकी जो बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल बनती है, लंबवत बनती है और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है। कंपनी एक्ट ये कहता है कि अब इसे नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग में दिखाओगे। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब गैर चालू दायित्व शीर्षक में, और उसमें दिखाओगे एज ए अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रूप में। सूचना के अभाव में, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, डिबेंचर्स का कंपनी की ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग फ्यूचर एसेट्स पर भी क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज होता है, फ्लोटिंग चार्ज। डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट है उसकी गाइडलाइंस क्या है? डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है, व्यय है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, आयगत व्यय होते हैं। कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू। और वो फाइनेंशियल एक्सपेंस, वित्तीय व्यय है। कौन से व्यय है? वित्तीय व्यय है। और वो लाभों पर प्रभार है, मतलब चार्ज ऑन प्रॉफिट है। यू हैव टू पे इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स में क्या होता है? डिविडेंड, वो तो सब्जेक्ट टू प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट होगा तो दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। लेकिन डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट है वो यू हैव टू पे, देना पड़ेगा आपको। क्या है? चाहे लाभ हो या चाहे हानि हो, ब्याज चुकाना पड़ेगा। यू हैव टू पे। कौन सा व्यय है ये? कर कटौती योग्य व्यय। टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस का मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे वो सारे आपके टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होते हैं। डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट होगा वो किस रेट से होगा? वो आपको फिक्स रेट से, सर्टेन फिक्स रेट से आपको देना पड़ेगा। और वो रेट डिबेंचर के आगे प्रीफिक्स होती है, आगे छपी हुई होती है। उस रेट को हम बोलते हैं कूपन रेट। क्या बोलते हैं? कूपन रेट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखो,
बेसिकली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फेस वैल्यू पर ही होता है। लेकिन सपोज करो आपने डिबेंचर इशू किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, लेकिन आपने फाइनल कॉल तो अभी तक डिमांड ही नहीं की। एप्लीकेशन 50 रुपीज़ का, अलॉटमेंट 20 रुपीज़ का। अगर आपने 70 रुपीज़ मांगे हैं और उसने 70 रुपीज़ दे दिए, तो इंटरेस्ट आप किस पे दोगे? 100 पे थोड़ी दोगे, पेड अप वैल्यू। तो पहला ऑप्शन होता है कि पेड अप वैल्यू। हाँ, लेकिन एग्जाम में अगर पेड अप वैल्यू का ऑप्शन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, किस वैल्यू पर? फेस वैल्यू पर देंगे। ठीक है। ये जो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो पहले समझो। देखो, अगर मैं ये कहूं कि ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है 30 जून और 31 दिसंबर, और आपका जो है ईयर एंड जो डेट है वो भी क्या है? 31 दिसंबर। ये क्या है आपका? ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनना, अगर ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा और ईयर का एंड डेट ये रहा, दोनों क्या है? सेम डेट पर है। दोनों क्या है? सेम डेट पर है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यू एंड अक्रूड। मतलब क्या है? लास्ट डेट तक कंपनी की बुक्स में डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है ड्यू भी हो गया और अक्रू भी हो गया, लेकिन लास्ट डे तक पेमेंट नहीं हो पाता तो प्रोवाइड करना पड़ता है इसको, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यू एंड अक्रूड। अगर इंटरेस्ट का ड्यू डेट और ईयर एंड का डेट दोनों सेम डेट पर है तो बोलते हैं इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, ब्याज अर्जित कोमा दे। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि ड्यू डेट तो ये है लेकिन ड्यू डेट तो ये है और ईयर एंड कब हो रहा है, तो ईयर एंड का अगर मैं डेट डिफरेंट कर दूं, जैसे सपोज करो कि अगर मैं ये बोलूं कि इसी बात को पहले एक्सप्लेनेशन पे लेके आता हूं। अगर ड्यू डेट तथा ईयर एंड दोनों एक ही डेट पर आती है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्याज अर्जित कोमा दे कहते हैं। जैसे वर्ष की समाप्ति 31 दिसंबर और ब्याज की ड्यू डेट 30 जून और 31 दिसंबर, दोनों क्या है? सेम डेट पर है। तो इसे हम कहां पे शो करते हैं? शो कहां करते हैं? करंट लायबिलिटी हेड में करते हैं। लेकिन यदि ब्याज की ड्यू डेट और ईयर एंड और वर्ष की समाप्ति दोनों क्या है? अलग अलग डेट पर आती है, तो उसको जैसे ड्यू डेट है 31 दिसंबर, 31 मार्च और 30 सितंबर। अब सितंबर तो आपका ड्यू डेट है, फिर अगली बार सितंबर के बाद कब आएगा? मार्च। लेकिन आपका ईयर एंड तो कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट क्या हो गया? क्या हो गया? अक्रूड तो हो गया पर ड्यू नहीं हुआ। ड्यू तो ड्यू डेट पर होगा। तो ये जो 3 मंथ का इंटरेस्ट है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। इससे भी कहां शो करते हैं? करंट लायबिलिटी में। तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों मंथ का जो इंटरेस्ट है उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, और उसे भी क्या शो करेंगे? करंट लायबिलिटी में शो करेंगे। ठीक है, क्या बात है? मैंने क्या कहा? इफ ईयर एंड डेट और ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ आर ऑन सेम डेट, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। जैसे ईयर एंड डेट 31 दिसंबर है और ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट भी 30 जून और 31 दिसंबर है, दोनों सेम डेट है, देन इट विल बी डिस्क्लोज अंडर करंट लायबिलिटी हेड। But if year end date and due date of interest both are different, example year end तो है 31 दिसंबर और इंटरेस्ट की ड्यू डेट है 31 मार्च और 30 सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ का इंटरेस्ट अक्रूड तो हो गया पर ड्यू नहीं हुआ। ड्यू कब होगा? ड्यू डेट मार्च में होगा। तो
तो ऐसी कंडीशन में ये जो 3 मंथ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको कहां डिस्क्लोज करेंगे? यस, डिस्क्लोज तो करंट लायबिलिटी हेड में ही होगा। देखो, जब कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, समापन हो जाता है, तो जब वापस रीपेमेंट की प्रायोरिटी होती है तो शेयर होल्डर से पहले डिबेंचर को पेमेंट किया जाता है। क्लियर? क्या कहा मैंने? लिक्विडेशन के टाइम पर जब पेमेंट करोगे तो प्रायोरिटी में सबसे पहले डिबेंचर, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर। लेकिन आप तो चूंकि लिक्विडेशन का चैप्टर जानते हैं, लिक्विडेशन ये कहता है कि प्रैक्टिकली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट पहले किया जाए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन से होते हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो होते हैं जो जिनको प्राथमिकता मिलती है डिबेंचर होल्डर से भी पहले, और उनमें वहां पर भी हम सीखेंगे। यहां पर देखो कौन कौन से हैं। लिक्विडेशन की डेट से ठीक पहले के 12 मंथ के जो भी गवर्नमेंट ड्यूटी, टैक्सेस, सेस, उनका पेमेंट करना होगा। लिक्विडेशन से ठीक पहले के 12 मंथ से रिलेटेड, 12 मंथ से रिलेटेड हो, और उसमें से भी मैक्सिमम कितने मंथ का? 4 महीने का। सैलरी और वेजेज किसका? एम्प्लॉई का। सेक्रेटरी को भी क्या मानते हैं? एम्प्लॉई मानते हैं। ठीक है, सैलरी, वेजेज जस्ट प्रीसीडिंग 12 मंथ से बिलोंग करता हुआ, और उसमें से मैक्सिमम 4 मंथ का क्या होगा? प्रेफरेंशियल होगा। पीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआई के पेमेंट, लीव एनकेशमेंट और वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अंतर्गत अगर कोई कंपनसेशन क्षतिपूर्ति है, या फिर समापक तथा अनुसंधानकर्ता की कोई फीस है, ये प्रेफरेंशियल पेमेंट होते हैं। वैसे तो बोलना हम ये चाहते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की बात चल रही है तो उसको इनसे भी पहले क्या मिलती है? प्राथमिकता मिलती है। अब है डिबेंचर्स के इश्यू पर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ऐसे समझे, ये क्या लिखा मैंने? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या बोलूं मैं इसको? ऐसा बोल दूं, ऋण पत्रों के किस पर? निर्गमन पर। किसका? निर्गमन पर हानि की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो, अगर मैं ये बोल देता हूं कि कंपनी इश्यू करती है फेस वैल्यू कितने का? 100 रुपीज का, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट सपोज करो मैंने बोल दिया 6%, और कंपनी कहती है हम इसका रिडम्पशन करेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में जब इसका रिडम्पशन होगा तो हम इसका रिडम्पशन करेंगे किस पर? एट प्रीमियम, और वो भी कितना परसेंट? 4, मतलब 100 के आप कितने दोगे? 104। तो बात ये है कि लॉस कितना हुआ। देखो, डिस्काउंट यहां 6% का लॉस है, और ये फ्यूचर का लॉस है। और कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, रूढ़िवादिता ये कहती है कि फ्यूचर के एंटिसिपेटेड लॉसेस का प्रोविजनिंग प्रेजेंट में करना चाहिए, और प्रेजेंट में करोगे तो क्या होगा? दोनों क्लब हो जाएगा। 6 + 4 10% का क्या होगा? लॉस होगा। तो इसका मतलब ये दोनों लॉस जो रिप्रेजेंट करेंगे जिस अकाउंट को, वो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या है? डिबेंचर के इश्यू पर टोटल 2 टाइप्स, 2 तरह के लॉसेस हैं। कौन कौन सा? डिस्काउंट ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लेकिन ध्यान रखना, वैसे तो रिडम्पशन का प्रीमियम फ्यूचर का लॉस है, पर कंजर्वेटिज्म की वजह से उसको प्रोवाइड एट प्रेजेंट इश्यू के टाइम पर करते हैं। तो इश्यू के टाइम पर हमारे पास टोटल कितने तरह के लॉस हुए? 2 टाइप्स ऑफ लॉसेस हुए। कौन कौन से 2 लॉसेस हुए? डिस्काउंट ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, ध्यान रखना, डिबेंचर जो है ऋण पत्र, इसके इश्यू पर जो आपको लॉस हुआ वो कैपिटल लॉस है। वो कौन सी हानि है? वो पूंजीगत हानि है।
क्लियर। और पहले तो जब नया कंपनी एक्ट नहीं आया था तो पहले तो इस लॉस को हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेड में शो करते थे, लेकिन अब तो उस हेड को रिमूव कर दिया। तो अब इस लॉस को कहां डिस्क्लोज करें, ये डिपेंड करता है कि कंपनी की राइटिंग ऑफ पॉलिसी क्या है। अगर इसको 1 ईयर में आप राइट ऑफ करोगे तो करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स, और मोर देन 1 ईयर में करोगे तो नॉन करंट एसेट्स में अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाओगे। और ज्यादा अच्छा ऑप्शन है यस, नॉन करंट एसेट्स मानकर अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाना उसे। क्या कहा है, पहले इस लॉस को सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में शो करते थे, पर प्रेजेंट में इसको अकॉर्डिंग टू राइटिंग ऑफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स अगर 1 साल में राइट ऑफ करना है, नॉन करंट एसेट्स में अदर नॉन करंट एसेट्स यदि 1 वर्ष से ज्यादा में आपको राइट ऑफ करना है। अब बात है इस लॉस को राइट ऑफ कैसे करें। देखो, इस लॉस को राइट ऑफ करने के 2 मेथड हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, सीधी रेखा विधि, और एक सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है, वर्षों के अंकों की योग विधि। कौन सी विधि कब अप्लाई होगी, इसके लिए पहले ये देखना होगा आपको कि लैंग्वेज कैसी है। देखो, बात करता हूं मैं, स्ट्रेट लाइन मेथड का पता कैसे चलेगा। 1 लाख रुपीस के फेस वैल्यू के डिबेंचर, 4% तो डिस्काउंट है, ये लॉस है, और आफ्टर 5 ईयर, इनका 5 वर्ष पश्चात आफ्टर 5 ईयर 6% प्रीमियम पर इनका रिडम्पशन होगा। तो जहां पर ये लिखा हुआ है आफ्टर 5 ईयर रिडम्पशन, आफ्टर 10 ईयर रिडम्पशन, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा विधि में एक टेन्योर के बाद लमसम रिडम्पशन होता है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज से पता चला 5 वर्ष पश्चात, मतलब कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और बताओ टोटल लॉस कितना हुआ, 4 + 6 10%। तो टोटल हानि कितना हुआ, 4 + 6 10%। टोटल लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज में क्या हुआ, 1 लाख का फेस वैल्यू था, 10% कितना हुआ, 10,000 हो गया। अब इसको आप राइट ऑफ करोगे स्ट्रेट लाइन मेथड में 5 ईयर, तो 5 ईयर से डिवाइड कर दो। कैसे, 10,000 डिवाइडेड बाई 5, 2,000 पर ईयर का लॉस हो गया। ठीक है, सेकंड मेथड जो है वो अपना है वर्षों के अंकों की योग विधि, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। क्या कहता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, लैंग्वेज देखो, 1 लाख का फेस वैल्यू, डिस्काउंट है 4% और रिडम्पशन का लॉस है 5% प्रीमियम, तो 9% हो गया। 20,000 के एनुअल ड्रॉइंग से, मतलब एवरी ईयर 20,000 रिडीम करोगे, तो एवरी ईयर 20,000 रिडीम करोगे तो 1 लाख का अमाउंट है, 5 ईयर्स में पूरा हो जाएगा। तो 20 20 20 20। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, 4 + 5% 9%। और कैसे राइट ऑफ करें लॉस को, 9,000 को रिवर्स ऑर्डर में, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5th ईयर। सम ऑफ ईयर्स का मतलब ईयर्स का सम किया 15, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, ये लॉस क्या होगा, राइट ऑफ होगा। जो हमने डेप्रिसिएशन में भी तो मेथड सीखा था ना, ये वाला। नेक्स्ट है अपना कि डिबेंचर इश्यू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है, देखो जब कंपनी डिबेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, तो सपोज करो कंपनी ने क्या किया, देखो ये है कंपनी, ये है बैंक, कंपनी को लेना है लॉन्ग टर्म लोन। इसके लिए कंपनी किसके पास गई, बैंक के पास। बैंक ने कहा अगर लॉन्ग टर्म लोन लेना है तो आप अपनी फिक्स्ड एसेट को हमारे पास क्या रखो, मॉर्गेज रखो। तो भाई फिक्स एसेट तो आपने मॉर्गेज रख दी, लेकिन
बैंक कह रहा है कि एडिशनल सिक्योरिटी और दो, इन केस क्या पता इसकी मार्केट वैल्यू में अप्स डाउन्स आ गए, तो आप एक एडिशनल सेकेंडरी सिक्योरिटी जो है बैंक के पास रखोगे और उसे बोलते कोलेटरल सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी आपने क्या रखा, अनइश्यूड डिबेंचर। इश्यूड कैसे रख सकते थे, इश्यूड रखते तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता। अनइश्यूड डिबेंचर इस अंडरटेकिंग के साथ रखे कि हम आपके लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। इन केस अगर हम डिफॉल्ट कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो अनइश्यूड है ये ऑटोमेटिकली क्या मान लिए जाए, इश्यूड मान लिए जाए। ठीक है, क्या लिखा है, जब कंपनी बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेगी तो उसकी एवज में सेकेंडरी सिक्योरिटी में वो क्या करेगी, अपने अनइश्यूड डिबेंचर जो है वो रख देगी। इसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। और ऐसी कंडीशन में आपको कंपनी को इंटरेस्ट तो बैंक लोन पर ही देना है, क्योंकि डिबेंचर तो क्या है, अनइश्यूड है। ऐसे जो ऋण पत्र हैं उनको आप जब कोलेटरल सिक्योरिटी में रखोगे तो उनका डिस्क्लोजर करने के दो तरीके हैं, एक तो एंट्री करना और एक एंट्री नहीं करना। दोनों ही अकाउंटिंग के ही पार्ट हैं। एंट्री करना अकाउंटेड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और एंट्री नहीं करना वो भी अकाउंटिंग का पार्ट है। वहां पर क्या होगा, डिस्क्लोजर होगा। कहां होगा, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते समय आप मेंशन करोगे कि दीज डिबेंचर्स आर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ज्यादा अच्छा होता है डिस्क्लोजर करना। नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है डिबेंचर के लिए सिंकिंग फंड को बनाना। देखो प्रैक्टिकली अब ये पार्ट जो है रिडम्पशन के अंदर आपको जब समझाया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन आप समझो कि पुराने पार्ट पर इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता था कि किसी भी लायबिलिटी ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए अगर आप डिबेंचर सिंकिंग फंड बनाते हैं तो क्या है, उस फंड को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिडम्पशन करना। तो वो जो फंड होता है उसमें जो आप अमाउंट क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। आप सिंकिंग फंड में अमाउंट क्या करते हो, पहले तो डिपॉजिट करते हो और फिर उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। ये हमने डेप्रिसिएशन में भी सीखा था। और फिर उस सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी वो कहां पर क्रेडिट होगी, सिंकिंग फंड में। फिर मैच्योरिटी पर आप क्या करो, जब पेमेंट का टाइम आ गया तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को आप सेल कर दो, और सेल करने से जो प्रॉफिट और लॉस हो उसको भी कहां ट्रांसफर करो, सिंकिंग फंड में। और लास्ट में सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है वो कहां जाएगा, जनरल रिजर्व में चला जाएगा। क्लियर। कोई लायबिलिटी का सेटलमेंट करने के लिए बनाओगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम मिलेगी उसको कहां क्रेडिट करोगे, सिंकिंग फंड में। और फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कहां ट्रांसफर करोगे, सिंकिंग फंड में। लॉस होगा तो सिंकिंग फंड डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो सिंकिंग फंड क्रेडिट होगा। और फिर क्या करोगे, फिर जब लास्ट में सिंकिंग फंड का जो बैलेंस हो उसको कहां ट्रांसफर करोगे, जनरल रिजर्व में। फिर है आपने डिबेंचर इश्यू किया अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, अदर देन कैश का मतलब है आपने कोई फिक्स एसेट्स को क्रेडिट परचेज किया तो वेंडर को उस कंसीडरेशन के अगेंस्ट में आप क्या दे रहे हो, डिबेंचर। जब कंपनी उधार संपत्ति खरीदेगी, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट करेगी, तब एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब इस वेंडर को अगर आप डिबेंचर इश्यू करोगे तो क्या करोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने का आपका परचेज कंसीडरेशन है डिवाइड कर दो इश्यू प्राइस से। अगर फेस वैल्यू है मान लो तो 100, प्रीमियम है तो 110, डिस्काउंट है तो 90, तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आपके पास आ जाएंगे। डिबेंचर पर अंडरराइटिंग कमीशन का रेट क्या है, 2.5%, ये मैक्सिमम रेट है। याद रखना डिबेंचर अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये दोनों ही पर्सनल नेचर के अकाउंट है।
व्यक्तिगत खाते हैं, ठीक है।